हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चैंपियन की बात करेंगे, जिस फेमस पर्सनालिटी की बात करेंगे, उससे हमारा नाता बचपन का है। बचपन में हमें उनके कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद आते थे और हम टाइम से सुबह या शाम को जब भी उनके कार्टून आते थे, बड़े बेसब्री से सारे बच्चे वेट करते थे और उनके कार्टून बड़े शौक से, चाव से हम देखते थे। उनके फेमस कार्टून डक डेल्स, डील्स स्पिन, गमी बेल्स और बहुत सारी उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी मूवी बनाई, जैसे जंगल बुक, ब्यूटी ऑफ द फीस्ट। इस तरीके से बहुत ही उन्होंने हमें एंटरटेन किया और बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो आज हम उन्हीं की स्टोरी करेंगे जो कि डिज्नी के क्रिएटर हैं और इनका नाम है मिस्टर वॉल्ट डिज्नी। इनका जन्म 5 दिसंबर 1901 में हुआ था। 1901 में हुआ था और बचपन से ही इनका जो रुझान था वो ड्राइंग पेंटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा था। ये बहुत सुंदर कार्टून बनाते थे और बचपन से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और इन्होंने बचपन में भी पैसे लेके भी कार्टून बनाते थे। और जब थोड़े से बड़े हुए तो इनके फादर ने एक न्यूज़पेपर की सीरीज़ शुरू करी, तो इनको सुबह 4 बजे उठकर घर घर जाकर न्यूज़पेपर बांटना पड़ता था। तो हार्ड वर्क शुरू से ही इन्होंने किया। उसके बाद आर्ट की तरफ इनका शुरू से ही काफ़ी रुझान था और फिर जब थोड़े से बड़े हुए और कॉलेज में आए तो अपने कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए भी एक कार्टूनिस्ट बन गए और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्टून इनके छपते थे। तो इस तरीके से लगातार मेहनत करते गए और इनके कार्टून बचपन से इतने ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे कि जैसे ही वो 18 साल के हुए उनको उनकी ड्रीम जॉब मिल गई। कमर्शियल आर्ट एंड स्टूडियो में उनका ड्रीम जॉब मिल गया और वहाँ पर वो बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। और 18 साल का बच्चा अगर इतने अच्छे पैसे कमाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने ऊपर खूब खर्च भी करते थे, बढ़िया कपड़े पहनते थे, बढ़िया खाना खाते थे, पार्टी शार्टी करते थे, शाम को घूमने जाते थे, पूरी तरीके से पूरा इंजॉय अपनी लाइफ में कर रहे थे। लेकिन और क्या चाहिए, 18 साल की उम्र में अगर आपको इतनी हैंडसम सैलरी मिले, साथ में आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे हो, जो आप चाहते हो, घूमना फिरना सब कुछ आप इंजॉय कर रहे हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन जिनको कुछ बड़ा करना होता है, डेस्टिनी उनका थोड़ा सा टेस्ट लेती है, उनको थोड़े से चैलेंजेस देती है। तो भगवान नहीं चाहते कि वो सिर्फ इतने पे रुके। जब वो इतने टैलेंटेड हैं तो उनके लिए कुछ और डिसाइड करते हैं कि वो कुछ और बड़ा करे, दुनिया को ज़्यादा सर्व करे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। 1921 में यूएसए में डिप्रेशन आ गया, जिसकी वजह से पेस्विन रूमीन का रेवेन्यू डाउन होने लगा और इसकी वजह से उन्होंने वॉल्ट डिज्नी को नौकरी से निकाल दिया। और वॉल्ट डिज्नी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे। तो जब उनके फादर ने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो अपने बेटे से पूछा कि तुम जेली फैक्ट्री में जॉब क्यों नहीं कर लेते। बट उनका बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनने का सपना था, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे चैलेंजेस तो आएंगे ही, आते जाते रहेंगे, मुझे इसे ओवरकम करना है, मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है। और ये सोचकर उन्होंने लाफोग्राम नाम की एक कंपनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। कंपनी बहुत अच्छी चलने लगी, धीरे धीरे उसने स्पीड भी पकड़ ली और उनको वो एक तरीके से अपने टाउन में एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी भी बन गए थे और उनको अदर डिस्ट्रीब्यूटर से भी शोज़ के ऑर्डर मिलने लगे थे। एक उनको उस टाइम पर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, एक थिएटर कंपनी ने उनको 6 एनिमेशन शोज़ का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर काफ़ी बड़ा था तो उनकी टीम और उन्होंने खूब जी जान से काम करना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने कुछ पैसे उधार भी लिए। और कहा जाता है कि जब वो इस काम पर, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उन्होंने और उनकी टीम ने कुछ महीनों तक सैलरी विड्रॉल नहीं करी थी। वो लोग जस्ट लगन मेहनत से काम करके अपने असाइनमेंट को पूरा करना चाहते थे और वो शोज़ उनको अच्छे से अच्छा शोज़ उनको देना चाहते थे। बट अगेन उनकी किस्मत ने पलटी मारी। जिस बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको शोज़ का ऑर्डर दिया था वो उसने पलटी मार ली और शोज़ कैंसिल कर दिया। अब उनके ऊपर डे बाय डे उधार बढ़ते जा रहे थे, अर्निंग का कोई सोर्स था नहीं, कंपनी भी अब डाउन होने लग गई थी। वॉल्ट पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुके थे। उनकी कंपनी पर चारों तरफ से उनके ऊपर कर्ज का पहाड़ बन गया था। लेकिन इस बैड सिचुएशन में भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी वापस से उठे और अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर काम किया और अपनी सारी एनर्जी और सारा फोकस एक ब्रिलियंट और रेवोल्यूशनरी आइडिया पे लगा दिया। और ये आइडिया इतना अच्छा और इतना ब्रिलियंट है कि वो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और वो शुरू हो गए एलिस वंडरलैंड पर। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो कार्टून थे, एनिमेशन था, उसमें एक रियल लड़की की फुटेज को लगा मिक्स कर दिया और एक नया रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट पे वो काम करने लगे।
अब इस नई चीज़ को मार्केट में उतारने के लिए भी उन्होंने साइड में इसकी सीक्वेंस सीरीज़ पर भी काम करना शुरू कर दिया था, एलिस वंडरलैंड की। तो उसके लिए उनको और पैसे उधार लेने पड़े और रात दिन उन्होंने बहुत मेहनत करी, सारे काम चल रहे थे, लेकिन अब उतना ज़्यादा वो उधार ले चुके थे कि उनके पास पैसे बचे नहीं थे और कंपनी की बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। जो उन्होंने कंपनी खोली थी वो एक तरीके से बैंकरप्ट की तरफ जा रही थी। वो रात दिन मेहनत करते, अपने ऑफिस में ही सोते, वहीं पर खाते, वहीं पर रहते और अपना पूरा डिवोशन उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था। लेकिन कंपनी बुरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई और जब कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा तो उनको हार मान के कंपनी को बंद करना पड़ा। उन्होंने मेहनत तो बहुत करी थी एलिस वंडरलैंड पर, लेकिन उस समय कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के प्रोजेक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। बहुत भारी मन से वो लॉस एंजलिस में आ गए। लॉस एंजलिस में आके उन्होंने, लेकिन उनका जो सपना था एलिस डिज्नी का कार्टून का, वो अभी भी उनके दिल में था और वहाँ जाके उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और मूवी प्रोडक्शन कंपनीज में दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह उनको निराशा ही मिली। उनके जो भाई थे उन्होंने उनको सजेस्ट किया, रॉय ने, कि ये जो वो एक वैक्यूम क्लीनर में सेल्स पर्सन थे, उन्होंने अपने भाई डिज्नी को सजेस्ट किया कि ये बहुत हार्ड लाइन है, तुम इसको छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है और ये मूवी लाइन वगैरह छोड़ के तुम कुछ और ट्राई करो। बट वॉल्ट डिज्नी ने जो सपना देखा था वो उसी पे ही अडिग रहे और वो कुछ बड़ा और रेनोवेट करना चाहते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने भाई की बात नहीं मानी और अपने एंटरटेनमेंट के बिजनेस में वो लगे रहे और एक दिन उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। उनको एक कॉल आया मिस विगलर का, जिन्होंने एलिस कार्टून देखा था जो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने वॉल्ट डिज्नी से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसे 6 शोज़ और बनाओ और उसके लिए मैं तुम्हें 1500 रुपये दूंगी। अब इनकी किस्मत निकल पड़ी। उन्होंने कहा चलो बनाते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनती तो वो शुरू से ही थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्टून बनाया, उनको सर्व किया। इसी के साथ उन्होंने अपने लिए एक नया ऑफिस लिया, नई कंपनी स्टार्ट करी और एक कंपनी स्टार्ट करी डिज्नी ब्रदर विद हिज ब्रदर रॉय के साथ मिलकर। तो डिज्नी ब्रदर नाम की कंपनी बहुत चल पड़ी। अब दोनों भाइयों के पास खूब पैसे आने लग गए। इसी के साथ दोनों भाइयों ने अपने बड़े बड़े घर बना लिए और एक तरीके से काम उनका अच्छे से आ गया और उन्होंने एक और कार्टून बनाया, ऑक्सफोर्ड द रैबिट, जो कि विगलर की कंपनी को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन इनकी सक्सेस के बाद, इतना कुछ अच्छा होने के बाद, फिर से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और फिर से डिसअपॉइंट हो गए। वहाँ पर एक टर्मिनेशन का पॉइंट शुरू हो गया था। मिस विगलर के जो डायरेक्टर थे उन्होंने वॉल्ट की कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ को इलीगल हायर कर ऑक्सफोर्ड द रैबिट के शोज़ बनवाने शुरू कर दिए और जिसकी वजह से वॉल्ट अपने राइट ऑक्सफोर्ड द रैबिट पे से खो चुके थे। तो वापस से उनकी लाइफ में एक चैलेंज आया। तो इस तरीके से वॉल्ट डिज्नी अपने एलिस कार्टून और ऑक्सफोर्ड द रैबिट के राइट्स खो चुके थे और वापस से वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनकी कंपनी वापस से डूबने लगी और क्योंकि उनके राइट्स खो गए थे तो ऑब्वियस है कि उनका अर्निंग भी कम हो गया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए। इस दौर में फिर उनको एक बात याद आई कि उनके फादर ने अपनी होल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और वो एक के बाद एक बहुत सारे बिजनेस में फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी कामयाब नहीं हुए। तो वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सक्सेस फेलियर सब तरह के वो देखे हैं। तो अब वो और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, अब कुछ भी होगा मैं वापस से अपनी टीम को कलेक्ट करूँगा, वापस से अपना एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करूँगा और वापस से शुरुआत करूँगा और इस बार मैं और भी ज़्यादा चैलेंजेस के लिए तैयार हूँ, हर तरह के फेलियर और सक्सेस के लिए तैयार हूँ और मैं तब तक लगा रहूँगा जब तक कि मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया, आप चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे मैं हारूँ चाहे जीतूँ, मैं तब तक लगा रहूँगा जब तक मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं बन जाता। माइंडसेट के साथ उन्होंने एक छोटी सी कंपनी फर्म करी और उसके बाद अपने छोटे से टीम के साथ उन्होंने एक छोटा सा कार्टून कैरेक्टर बनाया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उसको हम सब जानते हैं, डैट इज़ द मिक्की माउस। अब वो हर तरह की चैलेंजेस के लिए रेडी थे, हर तरह के टर्बुलेंस के लिए रेडी थे। उनको पता था कि लाइफ के झटकों को कैसे सहना और कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर मिक्की माउस के और बहुत सारे एपिसोड्स बनाए, बहुत सारे शोज़ बनाए, लेकिन अब उनके साथ एक और प्रॉब्लम आ गई कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म वाला इसको ख़रीदने के लिए रेडी ही नहीं था।
तो लेकिन वो दिल से दुनिया को सर्व करना चाहते थे और उनको बिलीव था कि वो उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो कुछ बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। उनको खुद पे भरोसा था, वो अपने झटकों से, अपनी परेशानियों से, अपने चैलेंजेस से बहुत स्ट्रांग हो चुके थे और उन्होंने नेवर गिव अप का माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए। और उनको पता था कि अब लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कार्टून कैरेक्टर में एक काम करते हैं, साउंड ऐड करते हैं। और ये उस टाइम की बात है जब कार्टून में कोई साउंड नहीं होती थी, कार्टून ऐसे ही चला करते थे और बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक थी। लेकिन उसके बाद भी 3 महीने तक उनको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर इस कार्टून सीरीज़ को नहीं परचेस करना चाहता था। बट उनको उनके लगातार प्रयास और सेल्फ बिलीव के कारण उनको एक ऐसा थिएटर मिला जिसने उनकी वेब सीरीज़ को हायर किया और 2 हफ्ते के लिए उन्होंने मिक्की माउस को अपने थिएटर में चलाने का बोला। और जब शोज़ थिएटर में जब शोज़ रिलीज़ हुए, शोज़ स्टार्ट हुए, तो साउंड के साथ जब कैरेक्टर लोगों ने मिक्की माउस देखा तो दर्शक पागल हो गए। दर्शकों की जो भीड़ थी वंस मोर करने लगी और इतनी अच्छी क्राउड रिस्पॉन्स देखकर उनके शोज़ चलने लगे, उनका नेम और फेम फैलने लगा और वर्ल्ड का काम पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। और देखते ही देखते वॉल्ट डिज़नी पूरे दुनिया भर में एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए और उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। उनकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। बट 1931 में वापस से पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर उनकी लाइफ में वापस से प्रॉब्लम आ गई। उनकी वाइफ लिंग का मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से वॉल्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और वो एक तरीके से अपने आप को कमरे में बंद करके रोते रहते थे और हमेशा उदास रहते थे। अपनी कंपनी पे भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसी के साथ वो अपनी कंपनी सिली सिम्फनी में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके थे और उनकी मैन पावर भी अब इधर उधर होने लग गई थी। और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी लाइफ में फिर से ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा था। एक तरीके से लाइफ वापस से उनका ग्राफ जो था, जो ऊपर उठा था, वो वापस से डाउन हो रहा था। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी हार मानना नहीं सीखा था। वापस से वो अपने दुखों से ओवरकम हुए और उभर के उन्होंने वापस से कुछ नई शुरुआत करी। रॉय को किसी एक नए आइडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उनको पता था कि अब ये पुराने आइडियाज़ काम नहीं करेंगे, तो वो कुछ नया एडवेंचर अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए, इधर उधर घूमते रहते, अपने कमरे में चक्कर मारते रहते और पूरा उन्होंने कंसंट्रेशन लगा दिया कि ऐसा कौन सा नया आइडिया होना चाहिए, कौन सा एडवेंचर होना चाहिए जो लोगों को बहुत पसंद आए और वापस से हम मार्केट में अपनी नाम और पहचान बना सके। तो वो उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से कमरे में बंद कर लिया, अपना घूमते रहते, सोचते रहते, विचारते रहते। और फिर एक दिन उन्होंने अपने ऑफिस के कुछ कलीग्स को ऑडिटोरियम में बुलाया और खुद वो स्टेज पे चढ़कर बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जानवरों की इमोशंस, उनकी बोलियों को उनको पर्दे पर उन्होंने शो किया। उस तरीके से पूरे उन्होंने इमोशंस डाल दिए और ये आइडिया उनके कलीग्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया और रॉय ने और उनके ब्रदर और कलीग्स ने बहुत उनकी जम के तारीफ़ की कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है और तुमने बहुत ही अच्छे से स्टेज पे परफॉर्म किया। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कोई एक एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाए। रॉय ने भी कहा कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत कमाल का है, लेकिन एक फ़ीचर फिल्म बनाना तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन वॉल्ट डिज्नी अब किसी भी चैलेंज से घबराने वाले नहीं थे। वो उनको पता था कि अब परेशानियों का सामना कैसे करना है और हर चुनौती के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। उनके भाई भी इस बात से काफ़ी चिंतित है कि आइडिया तो कमाल का है, लेकिन पता नहीं कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे, कहीं ऐसा ना हो लोगों को पसंद आए नहीं आए, हम वापस से बैंकरप्ट हो जाए। लेकिन डिज्नी डिसाइड कर चुके थे कि अगर अब पिक्चर बनेगी तो बनेगी और उन्होंने किसी की भी एक नहीं सुनी और पिक्चर बनाने पे काम कर दिया और पूरी लगन मेहनत से एक बहुत अच्छी एनिमेटेड फिल्म बनाई जिसका नाम था स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। और ये हम सब जानते हैं कि आज भी वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, वो कार्टून सीरीज़ आज भी हम सब लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरीके से उनकी लाइन वापस से पटरी पर आ गई और जैसे जैसे ग्राफ ऊपर गया, फिर से 1948 में उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। उन्होंने उस समय उनकी लाइफ फिर से वापस से उनकी गाड़ी पटरी पे से उतर गई और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। 1948 में उनके स्टूडियो ने बहुत सारी फिल्म जैसे कि फेरी लैंड, फिनैकियो,
ऐसी फ़िल्मों पे बहुत सारा पैसा खर्च किया था, पर वर्ल्ड वॉर के कारण वो फ़िल्में चली नहीं। इसी के साथ उन्होंने, उनका जो स्टाफ़ था वो भी 2000 कैपेसिटी का, 2000 लोग उनके स्टाफ में हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने 51 एकड़ का एक फील्ड खरीदा था अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से वो मनी के भी काफ़ी लॉस में आ चुके थे। और इसके साथ और भी बुरा हुआ, एक फ़िल्म को उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला और लोगों ने बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे उनको। बिल्कुल फ़िल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई और बहुत ज़्यादा लोगों ने उनसे हेट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद वॉल्ट डिज़नी बुरी तरीके से टूट गए थे, उनका एनर्जी लेवल ज़ीरो हो गया था। और उनको बहुत बड़ा झटका लगा कि जब उन्हें ये पता चला कि उनके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले गए। तो उनको ये बात वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनके एम्प्लॉयज़ उनसे खफा कैसे हो गए, वो नाराज़ कैसे हो गए, वो स्ट्राइक पे क्यों चले गए और वो अब करें तो क्या करें। और इस तरीके से वो पूरी तरीके से डिमोरलाइज़ हो गए और उनका एनर्जी लेवल ज़ीरो हो गया। अब लोगों ने मान लिया था कि वॉल्ट डिज़नी अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं, अब वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। बट वापस उन्होंने अपने आप से, क्योंकि प्रॉमिस किया था तो वही उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होगा, वो वापस उठे और उन्होंने अपनी रात दिन इस आइडिया पे काम करने लग गए कि क्या करूं, अब लोग मुझसे नफ़रत करने लगे हैं, ताकि वापस से सारा मैंने नया क्रिएशन कर दिया, सारे कार्टून्स आ गए, साउंड्स आ गई, सब कुछ हो गया, फिल्म बन गई, अब ऐसा क्या नया सर्व करूं जिससे वापस से लोगों के दिल में मैं अपनी जगह बना सकूं, लोगों को पसंद, लोग मुझे पसंद करें। और वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सोचा चलो मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए, वैकेशन पे जाना चाहिए। तो वो अपने ट्रेन लवर फ्रेंड के साथ वैकेशन पे चले गए। वहाँ उन्होंने ट्रेन में सफ़र किया, एंजॉय किया और वो उन्होंने पटरियों को देखा और वो सब देखा, अपने दोस्त से बात करी। और उसके बाद वापस लौटने के बाद उनके माइंड में एक नया आइडिया आ चुका था और अब वो डेली 4 से 5 घंटे अब इस नए आइडिया पे काम करने लगे थे। और इस आइडिया ने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ले आया है। एंथ्यूज वापस आ गया था, वापस से वो जोश से काम में लग गए थे, नए आइडिया पे लग गए थे। उन्होंने छोटी सी एक टॉय ट्रेन बनाई, इसी के साथ उन्होंने छोटी सी पटरी बनाई, छोटा सा उन्होंने टाउन भी बसाया, एक फेरी लैंड बनाया, इसी के साथ उन्होंने छोटा सा कैसल बनाया। और इस तरीके से वो लगातार मेहनत करते गए, 4 से 5 घंटे डेली वो अपने इस काम पर इन्वेस्ट करते चले गए। और उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से क्रिएट किया, छोटी छोटी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, छोटी छोटी टॉय कार, और इस तरीके से उन्होंने पूरा फेरीलैंड तैयार कर दिया और बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि उनके ब्रदर रॉय इस आइडिया के खिलाफ थे, जो बैंकर्स थे वो भी अपोज कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारा लोन लायबिलिटीज़ थी। लेकिन उन्होंने सारे चैलेंजेस को दरकिनार किया और अपने आइडिया पे लगे रहे, काम करते रहे और फाइनली 17 जुलाई 1955 को डिज्नीलैंड की शुरुआत हो गई, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर खुद पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि जब मैंने उस टाइम एक रियल लड़की को अपने एनिमेशन में मिक्स किया था, जब लोगों ने इस आइडिया को पसंद किया तो ये आइडिया तो 100% वर्क करेगा। और अपने इसी भरोसे के साथ वो आगे बढ़ते गए और डिज्नीलैंड की शुरुआत हो गई। और आज हम सब जानते हैं कि हम सब डिज्नीलैंड के बहुत दीवाने हैं। देश के हर कोने कोने से हर बच्चा डिज्नीलैंड जाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान। उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया और इस तरीके से एक नए रेनोवेशन को उन्होंने आइडिया को जन्म दिया और वापस से वो उभर के दुनिया के सामने आए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो वॉल्ट डिज्नी थे वो इसी तरह के थे, कभी भी उन्होंने चैलेंजेस के आगे गिव अप नहीं किया, हमेशा अपनी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज किया और उठ के वापस से खड़े हुए और हर नए आइडिया के साथ उन्होंने कुछ नया क्रिएशन किया, दुनिया को कितना अच्छा सर्व किया। और आज डिज्नीलैंड को हम सब अच्छे से जानते हैं और उनका जो स्टूडियो है, उनकी जो कंपनी है डिज्नी, आज वो कितनी ना जाने कितनी पिक्चर प्रोड्यूस करता है, कितना वहाँ पे क्रिएशन चलता रहता है। तो इस तरीके से हर नेगेटिव एनर्जी को उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी में बदला, हर अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया, हर फेलियर से सीख के वो आगे बढ़े। और फ्रेंड्स, हमें भी अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए, कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही किसी अदर चैम्पियन के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।